बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज का दिन बीजेपी के नाम है। दिल्ली दंगल में बीजेपी ने फतेह हासिल कर ली है और 27 साल का बनवास खत्म कर अब सत्तासीन बीजेपी पार्टी बनाने जा रही है। और ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार इतना बड़ा डाउनफॉल आम आदमी पार्टी का कैसे हो गया, क्योंकि नैरेटिव एक सेट था कि केंद्र में मोदी चाहिए लेकिन दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। 10 साल बढ़िया सरकार चलाने के बाद आखिरकार कहां चूक हो गई केजरीवाल से कि खुद की अपनी सीट भी गवा बैठे। और नवरत्न थे वो तो साथ ही डूबा गए हैं पार्टी में, लेकिन आतिशी जो है वो लाज जरूर बचा पाई। तो ये डाउनफॉल कैसे हुआ है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे बूझ गया। आम आदमी पार्टी जो 68 और 62 सीट लेकर आई थी, क्लीन स्वीप करती थी, आज वो 20 के आसपास क्यों सिमट रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोराज जी। ये आज जो हुआ है, हालांकि एग्जिट पोल ये अनुमान कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अभी देखिए क्या होगा, हम ही आने वाले हैं। चौका मारने की तैयारी कर रहे थे केजरीवाल, लेकिन यहाँ तो खुद ही क्लीन बोर्ड हो गए। देखिए मनोराज जी, केवल एग्जिट पोल ही नहीं कि एग्जिट पोल तो 5 तारीख को शाम को जारी हुए हैं, जबकि मैं आपकी डिबेट के अंदर मैं पहले ही बता चुका था कि इस बार चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। लेकिन इतना बम्पर आने वाला है ये तो मैंने भी अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन इसके अंदर अगर आप हम ये कारण ढूंढें तो मेरा एक ही, जैसे हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है ना मनोराज जी, कि कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार बूठा, यानी कि कुछ अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलतियां की और कुछ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया रणनीतियां अपनाई। और ये दोनों का सामंजस्य मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का किला फतेह कर लिया। अच्छा, बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, 2 महीने से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन 40 के आसपास कॉन्फिडेंट थी। ये तो 50 के आसपास जा रहा है आंकड़ा। ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। नहीं, मेरा जहां तक अनुमान है या यूं कहें कि मेरी जहां तक जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी भी 1 महीने पहले सांसद में थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव उठाया है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चुनाव केवल और केवल समझ लीजिए लास्ट के 15-20 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बदला है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये अरविंद केजरीवाल जी का इस बार जिसको कहते हैं अलाइनमेंट उनका बिगड़ गया। और यमुना जल जो मुद्दा था वो ले डूबा है केजरीवाल को, नहीं, जो नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी की तरफ से। जो केजरीवाल जी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत इस बार बनी है वो ये बनी है कि केजरीवाल जी की एक यूएसपी बन चुकी थी कि किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो और भाग जाओ, और उसी का इस बार उन्होंने अति कर दिया। यानी कि चुनावों से 15-20 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर दिया, पहले वो जिस तरीके से चुनाव आयोग से लड़ते हुए दिखे। आप एक चीज देखेंगे मनोराज जी, अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहली लड़ाई किससे लड़ी? चुनाव आयोग से लड़ी कि चुनाव आयोग 10,000 वोट कटवा रहा है, 20,000 वोट जुड़वा रहा है, जबकि उस चीज को वो प्रमाणित नहीं कर पाए। तो जनता के मन में एक उससे संदेह, और जिस तरीके से वो अभी तक अपने बयानों से बदलते रहे या अपने बयानों में उनके विरोधाभास आता रहा है, या यूं कहें कि वो यूटर्न मारते रहे अपने बयानों से, कहीं ना कहीं वो उनकी तो वो उनकी छवि बन चुकी थी। और उसके बाद में जो उन्होंने उनका, मेरे हिसाब से इनका जो चुनाव सबसे ज्यादा गड़बड़ाया है वो गड़बड़ाया जब पंजाब के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के ऊपर जब हथौड़े चलते हैं, उनके ऊपर जब उनके साथ जब अभद्रता होती है, उसके बाद में जो उन्होंने एक बयान दिया उसको काउंटर करने के लिए कि बीजेपी ने यमुना में बहुत सारा जहर मिला दिया हरियाणा से। तो उसके बाद में जो इनकी अलाइनमेंट बिगड़ी है, मेरे हिसाब से उसके बाद में ये उसको और ज्यादा उसी प्रकार के अंदर, उसी अलाइनमेंट के अंदर बहते चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सवाल करी थी वो शीश महल का और यमुना जल का जो एक नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी की तरफ से, क्या ये केजरीवाल के लिए डेंट कर गया? नहीं, केजरीवाल के लिए जो बीजेपी जो कर रही थी, देखिए उसके लिए तो शीश महल के लिए इन्होंने राजमहल का उन्होंने एक काउंटर निकाल दिया था। और कहीं ना कहीं वो मामला चिपकता हुआ सा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक आम जनता में सनसनी फैलाई ना, लेकिन पोद्दार जी, चूंकि ये आम आदमी पार्टी थी जो कह रही है कि आम आदमी नाम ही उस पर रखा गया था, मतलब वीआईपी कल्चर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। पंजाब की तक सिक्योरिटी उन्होंने ले ली। अब सिंपल सीएम फ्लैट की जगह एक बड़ा आलिशान यहाँ पर बंगला दिखता है। वैगनार ब्लू होती थी, वो तो बहुत पहले छूट गई।
देखिए ये ऐसा पर्सनालिटी से मिसमैच हो गया ना जो नहीं, कहा। पर्सनालिटी से मिसमैच तो इनका डे फर्स्ट से ही हो रहा है। डे अच्छा। फर्स्ट से ही जिस तरीके से अपने बयानों से जिन्होंने कहा था मैं कांग्रेस के साथ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, बच्चों की कसम भी खाई थी, लेकिन उन्होंने 2013 के अंदर ही कांग्रेस का समर्थन ले लिया। अच्छा। और उसके बाद में जब जब इनको मौका मिला, ये इन्होंने निर्भीक होकर के अपने कहे हुए बयानों को दरकिनार करते हुए ये जिस तरीके से चाहे कोई भी चीज़ हो, आप इन्होंने स्वराज की घोषणा बात करी थी और उसके बाद में इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का एक सिद्धांत होगा कि कोई एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को राजनीति में हम एक साथ नहीं चलाएंगे, या यूं कहें कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में आप देखिए इनकी जो सबसे बड़ी गलतियां रही, 8 कैंडिडेट इन्होंने बीजेपी से लिए और हाथों हाथ उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। अपने 22-23 कैंडिडेट चुनाव इन्होंने टिकट काटे और आप देखिए 22-23 जो इन्होंने टिकट काटे और 4-5 जो इन्होंने टिकट बदले, और उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर बिल्कुल जाएगा। 4-5 जो इन्होंने टिकट बदले, उनमें से आप देखेंगे अधिकतर ने एक आध को छोड़ करके अधिकतर चुनाव हार गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो गलतियां करी, कुछ उन गलतियों का उनको नुकसान हुआ और कुछ जिस तरीके से भारतीय जनता भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या भ्रष्टाचार के आरोप को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि आप देखिए जो जेल गया है वो हारा है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल। निश्चित रूप से देखिए वो हारे भी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था मनोराज जी, कि जिस तरीके से राजनीति को विषैला जितना किया है, जितना जहरीला राजनीति को किया, वो अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद में हुई। क्योंकि पदस्थ प्रधानमंत्री को अगर मानसिक रोगी या मानसिक विक्षिप्त अगर कोई बता सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी। आपने देखा होगा सदन के ऊपर केवल और केवल नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते थे, चौथी पास राजा की कहानी सुनाते। तो कहीं ना कहीं जो एक बुद्धिशील व्यक्ति है, एक जो विचारशील व्यक्ति है, उसके मन से ये पहले ही उतर चुके थे। लेकिन जो फ्रीबीज वाला जो इनका फार्मूला था, ये उसके लिए आश्वस्त थे कि जनता, जो दिल्ली की जनता है, वो कहीं ना कहीं मेरी जो बसों के अंदर मैं महिलाओं के की यात्रा फ्री कर रखी है। वोटर तो कोर वोटर था ना, तो ये फ्रीबीज पर भी दिल्ली की जनता ने मोहर नहीं लगाई। ये तो बड़ा अचंभित करने वाला है। मतलब क्या इस बार मुद्दों की राजनीति हावी हो गई? मतलब उन्होंने कहा कि भैया हमें फ्री का नहीं है, हमको तो शुद्ध पानी चाहिए, वो नहीं दिखता, हमको शुद्ध हवा चाहिए। AQI का लेवल लगातार भाई बढ़ता जा रहा है। नहीं मनोराज जी, इसके अंदर अगर हम ये कहें कि फ्री बीज वाली चीज़ों को जनता ने नकार दिया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत का अगर आंकड़ा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आज भी 3% के करीब का अंतर है। यानी कि जो 10% से ऊपर था। अच्छा। तो आप ये मान के चलिए जो 43% जनता ने इनको वोट दिया है, तो उसका और कोई मुझे कारण नहीं लगता कि कोई विकास के लिए वोट दिया होगा या किसी और इनके कोई किसी वायदे पे वोट दिया होगा। कहीं ना कहीं देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि वो लाभार्थी वर्ग है। क्योंकि बीजेपी ने भी तो आपकी पिच पर खेला है। उन्होंने कहा कि नहीं, जन कल्याणकारी योजना है, हम इनको हटाएंगे नहीं, इनको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमारी जो गारंटी है हम उसको भी लेकर आएंगे। देखिए ये एक बड़ा दाव यहाँ पर केजरीवाल पे खेल दिया बीजेपी ने, एक चक्रव्यूह रच दिया। निश्चित रूप से देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समझदारी का परिचय दिया। क्योंकि अभी तक जैसे आपने देखा होगा कि ये जो फ्रीबीज हैं, इनको रेवड़ी का जो नाम दिया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और लगभग समझ लीजिए 3 साल पहले तक ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति यानी कि रेवड़ी संस्कृति से कहीं ना कहीं मत भिन्नता रखती है। लेकिन अब लाभार्थी वर्ग करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक चीज पहचान ली कि देखिए जैसे जैसे जो युद्ध के और हथियार के जो नियम होते हैं, आपको भी उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर 2500 से देना। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक समय हुआ करता था जब पाषाण युग होता था, जो लड़ाइयाँ होती थी वो पत्थरों से और लट्ठों से लड़ाई होती थी। उसके बाद में तोप तमंचे तलवार भाला चाकू छुरी ये आया। उसके बाद में जिस तरीके से अग्नियास्त्र आए और आज की तारीख में मिसाइल और परमाणु बम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हथियारों, दुश्मन जैसे हथियार बदलता है तो प्रतिद्वंदी को भी उन वैसे ही हथियार लाने पड़ते हैं, बल्कि उससे और ज्यादा उन्नत हथियार आजमाने पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने 2100 किया, भारतीय जनता पार्टी ने 2500 किया। इन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 देंगे, कन्यादान में 25,000 देंगे, 5 रुपए के अंदर अटल रसोई में खाना
खाना खिलाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आप ये समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को काफी पीछे छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से, मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि केवल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहाँ पे केंद्र सरकार भी चुनाव लड़ रही थी। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि चुनावों से ठीक पहले इन्होंने जो बजट के अंदर 12 लाख रुपए का एक बम्पर घोषणा की जो मध्यम वर्ग के लिए, तो वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्यम वर्ग जो कि आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज था, उसने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब मध्यम हमारे बारे में पार्टी सोच रही। तो कहने का तात्पर्य ये है, चाहे आप देखेंगे समय से पहले इन्होंने 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वित्त आयोग इन्होंने लागू कर दिया नौकरी पेशा लोगों के लिए। और दिल्ली के अंदर ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। इसीलिए बीजेपी लगातार लीड भी बनाई हुई थी। आप जो बोल रहे हैं पोद्दार जी, बिल्कुल सही आप ये बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है केजरीवाल की पार्टी के हार के लिए? 10 साल उन्होंने शासन किया, उसके बाद चेंज क्या चाहती थी फिर दिल्ली की जनता? मतलब ऑटोमेटिकली वो चाहती? निश्चित रूप से मनुराज जी, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो होना स्वाभाविक थी, क्योंकि एक चीज इसमें और जोड़ना चाह रहा हूं कि लोग कहेंगे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी 2015 से 2020, कई लोग सवाल पूछते हैं कि 20 के अंदर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हुई, वहाँ पे 62 सीटें क्यों आई। तो आपको एक चीज़ बताऊं, निश्चित रूप से 15 साल के शासनकाल के अंदर जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया था, कहीं ना कहीं उस दिल्ली की दुर्गति का जो इफेक्ट है वो 2020 के बाद में लोगों को नजर आना चालू हुआ। क्योंकि 2015 से 2020 तक लोगों को दिल्ली की, चाहे वो दुर्दशा, चाहे उसके अंदर आप प्रदूषण की बात करें, चाहे उसके अंदर जल संकट की बात करें, चाहे उसके अंदर जल भराव की बात करें, चाहे सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की बात करें, चाहे फ्लाईओवर्स की बात करें, चाहे ट्रैफिक की बात करें, तमाम जो समस्याएं थी जनता की, वो 2020 के बाद में जनता को महसूस होना चालू हुआ। क्योंकि जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको खत्म होने में एक समय लगता है। तो उसी तरीके से वो जो शीला दीक्षित जी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सूखने में लगभग समझ लीजिए 7-8 वर्ष का समय लग गया। और अब जिस तरीके से जनता परेशान हुई, तो निश्चित रूप से वो एंटी इनकम्बेंसी इस बार सर चढ़ के बोली। अच्छा, यहाँ पर अब जरा आंकड़ों की मैं बात कर लेती हूँ। 26 आम आदमी पार्टी के किले थे, जिसमें से 16 किले बीजेपी ने ढाए हैं, और ये वो 26 सीटें हैं जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी 3 बार से जीतती आई है। और अगर जाट बहुल सीट की बात करते हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा भी जाट जी मैं वहीं आ रहा था। देखिए मनुराज जी, निश्चित रूप से इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत सोची समझी और बहुत ही सटीक रणनीति पे काम किया कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जी जो थे, उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बाहरी दिल्ली हुआ करता था, यानी कि दिल्ली देहात हुआ करता था। और वो जैसे आप बता रहे हैं जाट समुदाय से आते थे। और नई दिल्ली सीट जो है उसने पिछले लगभग समझ लीजिए 7 से 8 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको लोकसभा से हटा करके इनको विधानसभा के लिए रिजर्व किया और उसके बाद में नई दिल्ली सीट से इनको उतारा, जहां पे अगर हम जाति फैक्टर की बात करें तो जाटों का बहुत बड़ा प्रभुत्व नहीं है इस सीट के ऊपर। लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट पे उतार करके एक अघोषित रूप से जाटों के अंदर एक संदेश दिया कि भाई हो सकता है अगला मुख्यमंत्री आपका जाट मुख्यमंत्री यानी प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो। तो इसलिए दिल्ली देहात भी इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद हुआ। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने दावेदारी तो प्रवेश वर्मा की और क्या मजबूत हो जाती है फिर? निश्चित रूप से मजबूत बनती है। और दूसरा मैं जो कह रहा था, दिल्ली देहात के अंदर एक चीज का और बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जिसको आप 10 सीटें यानी कि जाट बहुल सीटें कहते हैं, मैं उनको दिल्ली देहात कहता हूं। तो उसके अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा प्रचार किया था, 2.5 लाख रुपए का इन्होंने डी बायो कंपोजर बनाया था कि पराली को खाद बनाने के लिए, और 2.5 लाख रुपए के ऊपर इन्होंने 25 करोड़ रुपए का उसके ऊपर प्रचार प्रसार कर दिया। लेकिन उसकी उपयोगिता नगण्य रही। तो कहीं ना कहीं, और ना किसानों का मुआवजा बढ़ा, जो लैंड एक्वायरमेंट का कोई मुआवजा नहीं बढ़ा। यानी कि किसानों की अरविंद केजरीवाल बात तो करते रहे, किसान आंदोलन को सपोर्ट तो करते रहे दिल्ली में। पंजाब कभी जिम्मेदार हुआ करता था, लेकिन सरकार वहां पे बनी, सरकार बदलते ही वो जो हवा का रुख ही बदल गया पंजाब से। बिल्कुल, वहां का हवा का रुख बदल गया। फिर हिमाचल से पंजाब को छोड़ करके सीधी दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने लग गई वो। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि ये बार बार जो गोल पोस्ट बदलते वो भी है, और इस बार जो मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा, की भी। ये हरियाणा का जो हम जिक्र कर रहे थे, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि हरियाणा से सटी इसमें एक चीज और बीजेपी जीती है, तो क्या हरियाणा जैसी जीती वहीं से पटकथा लिखना शुरू कर दी गई थी बीजेपी की तरफ से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी या यूं कहें कि वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व आया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीतिक संस्कृति आप देखेंगे, एक चुनाव खत्म होते ही ये दूसरी चुनाव की तैयारी में कल से ही लग जाते हैं। हाँ, वो तो आप सही कह रहे हो, बीजेपी ने शुरुआत कर दी है बिहार के लिए, तो अब ये बिहार के लिए भी तैयारी निश्चित रूप से होगी। बिहार के लिए बिहार के सांसदों से बिहार के लिए भी चर्चा तैयारी की कर दी और पंजाब के लिए भी तैयारी कर दी है। भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने इस बार 5-6 सिख समुदाय के जो इन्होंने कैंडिडेट दिए, कहीं ना कहीं इन्होंने और उनको वो चुनाव जीत करके भी आए, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इनका निशाना अब पंजाब की तरफ भी है। और एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था, जो हार जीत की बात थी उसके अंदर मुन्नुराज जी, वो ये थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार गोल पोस्ट तो बदला और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इनका गोल पोस्ट बदलने नहीं दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 8-10 दिन के अंदर जो इन्होंने एक ट्रैक पकड़ी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और गाली गलौज पार्टी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का चाहे वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का चाहे सपोर्टर है और चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, वो कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा पसोपेश में कसमकस में रह जाता है या यूं कहें गुटबाजी में जो फंस जाता है, इस बार कहीं ना कहीं उसको इन्होंने उग्र कर दिया। आप कह रहे कि बहुत स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। चक्रव्यूह यहाँ पर केजरीवाल के लिए था जिसको भेद नहीं पाए केजरीवाल। एलजी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे लगता है इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली की जनता 10 साल से यही देख रही थी, कभी आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, कभी बीजेपी की तरफ से एलजी की तरफ से कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वो लड़ाइयाँ लगातार दोनों की तरफ से। अब उससे मुक्ति मिली तो क्या दिल्ली की जनता के दिमाग में ये भी फिक्स था कि भैया लड़ाई को से मुक्ति पाओ, अब डबल इंजन की सरकार लाओ? निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जेते, और जिस तरीके से उन्होंने एलजी और गृह मंत्रालय से इन्होंने लड़ाई ले ली। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ मुन्नुराज जी, इसी बात के अंदर जोड़ना चाह रहा हूँ, आपको अगर राज्य चलाना है, आपको अपनी जनता का सेवा करना है, तो आप कभी भी केंद्र से टकरा कर, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा, अभी 2 उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं कि जिस तरीके की वैमनस्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की थी, लगभग इसी टाइप में हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग पिछले 2.5 साल से राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई बड़ी मोड़ पे आई और उनको भी इन्होंने जेल में भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते और चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने, वो गुलदस्ता लेकर के मोदी जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए उतर गए, वो अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट, यानी कि उन्होंने उस राजनीतिक प्रतिशोध को वहीं खत्म कर दिया। दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण आपने देखा, सरकार केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाती है। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं, दूसरा उदाहरण नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण आप देखें उमर अब्दुल्ला का, जैसे ही वो जम्मू कश्मीर के, जबकि उमर अब्दुल्ला से ज्यादा मुखालफत भारतीय जनता पार्टी की कौन करता था, लेकिन आज जैसे ही वो, अब उन्होंने, आपने देखा होगा कि जैसे वहां पे अनंतनाग रेलवे ट्रैक का जब इनॉग्रेशन हुआ, तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी के ने, तो विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, सीधी टक्कर लेने में। और अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी ये रही कि जैसे मैं गालियां दे करके शीला दीक्षित को तत्काल मुख्यमंत्री बन गया, वैसे ही मैं मोदी जी को गालियां दे करके और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और इसी चक्कर में इन्होंने जो तमाम, जो चाहे चौथी पास राजा और जिस तरीके से इन्होंने राजनीति का निचला स्तर इन्होंने छुआ, कहीं ना कहीं देखिए, चाहे आप मोदी जी से सहमत हैं, उनकी विचारधारा से आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं। ऑपरेशन लोटस की तक उन्होंने बात कर दी थी, हालांकि खुद बयान भी दर्ज नहीं कराए। नहीं, वो ऑपरेशन लोटस की बात करेंगे तो देखिए, पहली बात ये पहले ये कह रहे थे कि हमारे 7 विधायकों को फोन आया। दूसरी बात, बाद में ये कहने लग गए 16। अब आपको इसमें एक छोटी सी बात और बताऊं, जो कल कूद करके विनय मिश्रा कह रहे थे कि मेरे पास फोन आया, मेरे द्वारका से जो प्रत्याशी थे वो कह रहे थे मेरे पास फोन आया, आज तो वो स्वयं चुनाव हार गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑपरेशन लोटस इतिहास में हुआ नहीं है, मतलब हमने एमपी में देखा है, हमने महाराष्ट्र में देखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बोल रहे तो इसके सबूत भी तो देना चाहिए ना। नहीं, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात क्या है कि चीज आपकी डाइजेस्ट कैसे होगी, मैं आपको वही बताना चाह रहा था
कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुमत आ जाता, आम आदमी पार्टी के पास 36 सीटें आ जाती हैं, आपको ऑपरेशन लोटस करने के लिए आपको कम से कम 24 विधायक तोड़ने पड़ेंगे। 7 से या 16 से आप टूट नहीं सकते, दल बदल विधेयक लागू हो जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि हम 16 विधायकों के पास फोन आया, उनको कहा कि हम आपको मंत्री बना देंगे, 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अरे भाई, दिल्ली में तो मंत्री 6 ही बन सकते हैं, 16 को कैसे मंत्री बना देगी? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, केजरीवाल के राजनीतिक करियर को अब आप कैसे देखते हैं? प्रवेश वर्मा से वो हार गए हैं, वो भी 4000 की लीड के साथ प्रवेश वर्मा ने हराया है केजरीवाल को। देखिए, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक भविष्य इस समय बहुत ज़्यादा अंधकार में है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक तो अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रकृति है, उनका एक जो स्वभाव है, उसके अंदर उनका सबसे बड़ी कमी ये है कि वो एब्सोल्यूट पावर, यानी कि पावर सीकर इतने जबरदस्त हैं कि अपने समकक्ष किसी दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। उसी का रहते वो ये कहते हैं कि कहीं पंजाब ना चले जाए, वहां मुख्यमंत्री ना बन जाए, ऐसा भी तो नहीं होने वाला। नहीं, अब देखिए, अब तो पंजाब छोड़िए, अब तो मैं बता रहा हूँ पंजाब वाले इनको पास भी नहीं फटकने देंगे। और पंजाब की जो आप बात करें, पंजाब की राष्ट्रीय राजधानी है और देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। पंजाब जहां पर सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा दर्शक? मैं पंजाब के बारे में आपकी एक चीज और जानकारी बढ़ा देता हूं, मनुराज जी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस चीज का पूर्वाभास हो गया था। अच्छा। और आज की तारीख में सार्वजनिक जीवन में उनका अगर सबसे वो कोई बड़ा विश्वस्त व्यक्ति है तो वो उनका पूर्व पीए विभव कुमार है, जिसके मूल्य पे इन्होंने स्वाति मालीवाल से भी इन्होंने समझ लीजिए 2-4 कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, उस विभव कुमार को इन्होंने आज के 3 महीने पहले इन्होंने उनको पंजाब सेट कर दिया। सीएमआर में उनको इन्होंने वहां पे पहले से ही सेट कर दिया। तो शायद वो अभी तक इस चीज का हम अनुमान यूनाइट रखना वहां पर मुश्किल होगा अपने विधायकों को, क्योंकि इसका असर इस तरह से भी पड़ता है हार का। हमने देखा है कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, बड़े बड़े नेता फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने लगते हैं। देखिए, हम पंजाब की राजनीति भी हमने देखी, और पंजाब की राजनीति जिस तरीके से हमने देखी है, पंजाब को अब एकीकृत आम आदमी पार्टी रखना, अपने विधायकों को संगठित रखना, मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। क्योंकि हमने सुखपाल सिंह खैरा जी को भी देखा हुआ है, हमने आम आदमी पार्टी के जो पहले चाहे जो भी इनके बड़े नेता रहे, उनकी सबकी हिस्टोरी हमारे सामने। और आज भी रह करके पंजाब के अंदर कई बार विरोधाभासी बयान आ जाते हैं, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। वहीं के जो मंत्री और विधायक हैं वो जिस तरीके से, तो और अब जिस तरीके से केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। और सबसे पहली बात तो पे इसका क्या सबसे पहली बात तो सबसे बड़े नेताओं के रूप में अपने आप को देखते थे। मतलब केजरीवाल कहते थे कि गठबंधन में मैं भी एक नेता हूँ। कई बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी अपने आप को मतलब प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि गठबंधन में अगर कोई फेस है, पीएम फेस, तो वो मैं हूँ। मतलब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, और उसमें अरविंद केजरीवाल भी एक फेस अपने आप को मानते थे। जब वो अपनी सीट नहीं बचा पाए तो इसका क्या असर होगा? मनुराज जी, इसके अंदर आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप गठबंधन की हम बाद में बात करते हैं, पहले तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली है उसी के अंदर आपको अभी बहुत कुछ आपको बदलता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, आज ही मेरे सामने अभी 2 विजुअल्स आए, एक आतिशी मारलेना का, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 22 सीटों पे आ गई। उसके बाद में भी टीवी के ऊपर वो चहकती और बड़ी खिलखिलाती और मुस्कुराती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आंतरिक रूप से वो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सामने अरविंद केजरीवाल जी का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसके अंदर उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हताश और निराश, जैसे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कौन बनने जा रहा है, आतिशी बनेंगी या नहीं बनेंगी? अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से इन्होंने आतिशी और शीर्ष नेतृत्व तो नहीं जीत पाया ना चुनाव। नहीं, शीर्ष सौरभ भारद्वाज ले लीजिए, सत्येंद्र जैन ले लीजिए, मनीष सिसोदिया ले लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल जी की परीक्षा यहीं से शुरू होगी। क्योंकि जिस तरीके से आतिशी जी महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं, ये आपने देखा होगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ओवरटेक करके और वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं, तो ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही है। और अब जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और इनको हाथों हाथ इनको टेम्परेरी मुख्यमंत्री बता दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, अब समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होगी कि अगर आतिशी जी को अगर इन्होंने एलओपी बनाया तो वो टेम्परेरी नहीं होंगी, वो परमानेंट एलओपी होंगी। और जो एलओपी होगा निश्चित रूप से, क्योंकि संवैधानिक रूप से, क्योंकि
क्योंकि संवैधानिक रूप से जो पावर है वो आतिशी जी के पास ही रहेगा। और अरविंद केजरीवाल जी किसी को भी अपने कंट्रोल, अपनी ग्रिप से बाहर होने की उनका स्वभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है कि सीनियोरिटी के आधार पे और चुनाव परिणाम के अंदर भी आप देखेंगे तो आतिशी जी लड़खड़ाती हुई चुनाव जीती हैं, यानी कि लगभग 3, और गोपाल राय बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। अच्छा। और गोपाल राय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं संघ, शुरू से आतिशी जी से पहले पार्टी में सीनियर भी हैं, वैसे भी सीनियर हैं। और पार्टी के अंदर स्वीकारोक्ति भी गोपाल राय जी की ज्यादा है। आप समझाइए, आपने एलओपी पे तो बोल दिया कि गोपाल राय बन सकते हैं, मुझे एक चीज बताइए, केजरीवाल को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं मुझे सिंपैथी वोट मिल जाएगा जेल में जाकर, और वो लगातार आज भी सर उस बात दर्ज कर रहे थे, सीबीआई का, ईडी का गलत इस्तेमाल हुआ, हमने सोचा था कि राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की, तो क्या ये ईमानदारी का भी लिटमस टेस्ट इसमें फेल हो गया पार्टी, आम आदमी पार्टी? देखिए, ईमानदारी का लिटमस टेस्ट तो इन्होंने स्वयं ही बना दिया, क्योंकि इन्होंने स्वयं ये बात कहा था जब जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि देश की अदालत ने तो मुझे जमानत दे दी, लेकिन अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। इस्तीफा देकर के इन्होंने कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर जनता मुझे निर्दोष मानती है तो मुझे जिता करके दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या हुआ, हेमंत सोरेन को जिता दिया या केजरीवाल को हरा दिया जनता ने, ये क्या हुआ? देखिए ऐसा है, तो दोनों गए। देखिए मनुराज जी, इसके अंदर आपको मैं बताऊं, हेमंत सोरेन जी की बात करेंगे तो वहां पे भी सेम वही कहानी हुई कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की गलतियां थी और कुछ हेमंत सोरेन जो झारखंड, और आपको पता है हम देखते हैं कि दिल्ली को छोड़ करके तमाम देश के अंदर, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पे थोड़ा सा जातीय फैक्टर ज्यादा प्रभावकारी रहता है। तो जिस तरीके से वहां पे एक आदिवासी सेंटिमेंट्स इस बार बनाया गया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, वो कहीं ना कहीं आदिवासी सेंटिमेंट्स उनको लाभ दे गया। जेल से सरकार चलाने पे मादा हो गए थे, एक हट था, वो भी लोगों को वो भी समझ में आया होगा कि आतिशी को नैतिक पतन भी इनका मुख्य कारण है। अच्छा, चूंकि अब वक्त कम हो गया, बहुत कम रह गया है, मेरे को वाइंड अप भी करना है जी। हर चुनाव अपनी कुछ चीजें छोड़ के जाता है, संदेश दे के छोड़ के जाता है। इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सबक कांग्रेस के लिए होगा, क्या सबक आम आदमी पार्टी के लिए होगा? बीजेपी की राह को भी आप कैसे देख रहे हैं आगे? ये अगर मैं आपको एक शब्द के अंदर इस बात का उत्तर दूं तो आप ये समझ लीजिए, इस चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए अहम और वहम सबसे बड़ा आत्मघाती बीमारी है। क्योंकि जिस अहम और वहम के चक्कर में कांग्रेस इनको चैलेंज करती थी, 2012 की बात बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर इतनी राजनीतिक चुल है तो आप चुनाव में मैदान में आइए और चुनाव लड़ करके आप लोकपाल लागू कर दीजिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज कांग्रेस को यहाँ पे लगातार 12 साल से वनवास झेलना पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के अंदर वही अहम और वहम की प्रवृत्ति आ गई कि दिल्ली के मालिक हम हैं, सार्वजनिक रूप से विधानसभा के पटल पे वो ये बात बोल सकते हैं, तो कहने का तात्पर्य यही है, इनका भी अहम और वहम जनता ने ठिकाने लगा दिया। जनता जनार्दन है, किसी को अर्श पे बैठाती है तो फर्श पर, इसी का नाम लोकतंत्र है। कुछ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।